हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू स्टडी स्मार्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन के सॉल्यूशन के बारे में। तो जो भी आपका 2024 का यहाँ पे अप्रैल सेशन हुआ है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे तीन चार पालियों में सॉरी 3-4 डेज में अलग अलग मॉर्निंग की और इवनिंग की यहाँ पे शिफ्ट में हमारे एग्जाम हुए हैं। तो वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से एक पूरा सीरीज अपना है, एक एक करके हम आपको सारे जो पेपर हैं इसके सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये जो आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं 9 अप्रैल 2024 का मॉर्निंग शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सोल्यूशन की। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन पेपर ये आया हुआ है, ये आप जानते हैं कि मेमोरी बेस्ड पे है। नेट से यहाँ पे पेपर हम आपको यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे जो आपको समझा रहे हैं इसको एक एक करके समझिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जो पहला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि ए सैंपल ऑफ 1 मोल गैस एट टेम्परेचर टी इज एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम इफ एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर द गैस इज गामा इक्वल टू 3/2। देन आपसे कह रहा है द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस इज। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे जो जो डेटा आपको दिया है पहले तो उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 मोल गैस, तो अगर 1 मोल गैस की बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि मोल के सिंबल एन से हम डिनोट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 मोल। फिर कह रहा है कि यहाँ पे एडीपी, यहाँ पे देखिए एडियाबेटिकली की बात कर रहे हैं, तो कंफर्म है एडियाबेटिकली की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे गामा आपको दिया हुआ है 3/2। अब आप जानते हैं गामा क्या सीपी और सीवी का रेशियो होता है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जो इनिशियल टेम्परेचर था, देखिए वो क्या था, पहले ये आपका था टी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल जो टेम्परेचर टी आई वो आपका है यहाँ पे टी के बराबर है। और कह रही है एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम को डबल एक्सपेंड किया गया है। तो कंफर्म है जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम होगा, यहाँ पे लेट से इनिशियल हमारा जो वॉल्यूम है वो वी अगर है, तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए वो हमारा हो जाएगा डबल, यानी कि 2V हो जाएगा। इतना हमसे यहाँ पे कहा गया और आपसे कह रहा है कि भाई वर्क डन आप निकालिए। और आप जानते हैं कि हमारा प्रोसेस कैसा है, हमारे प्रोसेस ये है एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करें यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जे मेंस में अच्छी बात है कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको काफी क्वेश्चन ओनली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला जितना ज्यादा लर्न होगा उतना ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक होता है टेम्परेचर के फॉर्म में होता है, तो उसको हम लिखेंगे NR। ठीक है, यहाँ पे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल और अपॉन में आप जानते हैं कि 1 - गामा। ठीक है, ये आपका होता है। या फिर आप जानते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि P1, ठीक है, V1 माइनस P2 V2, इस तरीके से लिखा जा सकता है ऊपर। बट यहाँ पे हमको प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल भी दिया नहीं है, तो हमको यहाँ पे कोई इशू नहीं, हम यहाँ निकाल सकते हैं। अब आपको देखिए हमारे जो ऑप्शन है देखो आरटी के फॉर्म में दिए हैं, दैट मीन्स हमको टेम्परेचर की फॉर्म में अपने ऑप्शन को यहाँ पे निकालना है, तो हमारी फॉर्मूला तो वैलिड है। अब देखिए इसमें क्या है, एन हमको दिया हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारा कहीं ना कहीं आर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको इनिशियल देखिए टेम्परेचर तो दिया है टी के बराबर, बट आपको फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया, तो कुल मिला के आपको फाइनल टेम्परेचर पहले निकालना पड़ेगा और गामा भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए फाइनल कैसे निकालेंगे वो आप समझिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है कि देखिए यहाँ पे एक तो ये समझ गया आपको कि इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया और फाइनल वॉल्यूम दिया है, और ये प्रोसेस क्या है, देखिए प्रोसेस आपका एडियाबैटिक आपका प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में और वॉल्यूम में आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। वो क्या होता है कि टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ रिलेशंस होते हैं प्रेशर वॉल्यूम में, टेम्परेचर वॉल्यूम, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर इसको मैं देखिए फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँ तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आएगा कि T2 और V2 की पावर गामा -1। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो T1 यानी टी इनिशियल अपॉन T2 का मतलब क्या है, देखिए टी फाइनल की बात हो रही है यहाँ पे, इक्वल टू क्या होगा, देखिए V2 अपॉन V1 यहाँ पे लिखिए और इसका होल पावर क्या लगा दीजिए, तो गामा -1 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए V2 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि V2 आपका डबल हो चुका है, तो यहाँ पे 2V हो जाएगा अपॉन में आप यहाँ पे V1 V था और इसकी पावर देखिए गामा की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आपकी 3/2 और -1, तो यहाँ पे V से देखिए V कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 बचेगा और देखिए इसकी पावर क्या बचेगी, देखिए यहाँ पे 3/2 यानी कि 1.5 होता है, -1 यानी 0.5 और 0.5 मतलब कि हाफ। और आप जानते हैं किसी की पावर अगर हाफ होती है इसका मतलब होता है रूट। इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि T1 बाय जो T2 आया वो कितना है, देखिए वो अब √2 आपका निकल के आ गया। तो हमको एक्चुअल में T2 निकालना है, T2 का मतलब देखिए क्या है, टी फाइनल की बात हो रही है, तो टी फाइनल हमारा कितना निकल जाएगा, तो T1 अपॉन में √2। ठीक है, टी इनिशियल अपॉन √2। तो इस तरीके से आप देखेंगे, और टी इनिशियल देखिए किसके बराबर, तो टी के बराबर। तो कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है जो टी फाइनल है वो आपका आएगा टी अपॉन √2 निकल के आ जाएगा। अब आपको देखिए सारी चीज आपको पता चल चुकी है, बस आपको सीधे फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें
तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वर्क डन है, तो देखिए क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका यहाँ पे है W, तो W इक्वल टू फॉर्मूला है NR, उसके बाद T फाइनल माइनस का T इनिशियल, और अपॉन में यहाँ पे आपको दिया है 1 माइनस का गामा, क्योंकि हमारा n की वैल्यू 1 है तो 1 को छोड़ दीजिए, आर यहाँ पे लिखिए। अब टी फाइनल कितना है, तो आपका t अपॉन √2। अब टी इनिशियल भी आपका जानते हैं टी के बराबर था, और यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, गामा की वैल्यू क्या है 3/2, तो ऊपर से आप देखेंगे तो हमारा टी बाहर आ जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं आर टी हमारा बाहर निकल के आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन √2 बचेगा, और माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा, और अपॉन में देखिए क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस का हाफ आ जाएगा। अब देखिए 2 देखिए कहाँ आएगा, देखिए 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस की वजह से देखिए हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि आपका पहले तो आएगा 2 आर टी हुआ, और इस तरीके से देखिए माइनस की वजह से मैंने क्या किया, 1 को पहले लिख लिया, और 1/√2 को मैंने बाद में लिख लिया। अब देखिए 2 को आप अंदर लेके जाइए दोबारा से, तो यहाँ पे आप देखेंगे आर टी यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा 2, और अपॉन में √2। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे आर टी आया, और यहाँ पे देखिए 2, मान देखिए 2 को हम क्या लिखते हैं, √2 इंटू 2 की √2 यहाँ पे लिखा जा सकता है, अपॉन में यहाँ पे ऑलरेडी हमारा यहाँ पे क्या है √2 है, तो इस तरीके से √2 से √2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हम क्या देखेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आर टी, और इन द ब्रैकेट 2 माइनस √2। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वर्क निकल के आ जाएगा। अब आप अपने ऑप्शन को मैच कर लीजिए कि हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पे राइट होगा, कि आर टी 2 माइनस √2। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या मैच करेगा, देखिए थर्ड। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड है ये आपका ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा, कि आर टी अपॉन में 2 माइनस √2। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करना है। अब आइए इसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि ए हैवी आयरन बार ऑफ वेट W is having its one end on the ground and the other on the shoulder of a person. फिर कह रहा था बार मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो कह रहा था वेट एक्सपीरियंस बाय द पर्सन। देखिए क्या कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये अपना ये ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राउंड है, तो यहाँ पे इस ग्राउंड पे क्या है, एक रॉड हमको ऐसे रखना है कि इसका एक एंड क्या है, ये ग्राउंड पे यहाँ पे ऐसे, और ये मान लीजिए ये देखिए, ये आप ए पॉइंट मान लीजिए, ये हमारा एंड कहाँ पे ग्राउंड पे, और ये जो हमारा ये एंड है देखिए किसी बंदे के शोल्डर पे रखा हुआ है, इसको शोल्डर मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये शोल्डर रखा हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई शोल्डर है, तो हमारा जो रॉड है हॉरिजॉन्टल से क्या कह रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो अब कह रहा है कि बताइए अगर इस रॉड का हमारा जो वेट डब्ल्यू है, तो शोल्डर पे कितना हमारा वेट महसूस होगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो भी रॉड हमारा है डब्ल्यू वेट का, आप जानते हैं ये पूरा का पूरा वेट कहाँ पे लाई करता है, तो सेंटर ऑफ मास पे। तो ये मान लीजिए इसका सेंटर मास यहाँ है बीच में, ठीक है, डब्ल्यू, जो कि हमेशा कहाँ लगेगा, देखिए नीचे लगेगा, ऐसे आप एरो दिखा देंगे डब्ल्यू के बराबर। तो यहाँ पे तो ठीक है आपने एरो दिखा दिया। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि देखिए जब भी यहाँ पे अब आपने देखा कि इसका वेट हमारा तो नीचे लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली देखिए इसके दो एंड कहाँ पे, एक तो यहाँ ग्राउंड पे रखा है, एक इसके शोल्डर पे रखा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक रिएक्शन लगेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे रिएक्शन आपको ऊपर लगेगा इस तरीके से, यहाँ पे भी आपका एक रिएक्शन कहाँ लगेगा, देखिए ऊपर की तरफ से। अब इन दोनों को कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं आपका फोर्स F1 है, और यहाँ पे इसका नाम है फोर्स F2 यहाँ पे मान लेता हूँ। तो ये आपको इतना देखना है। अब लास्ट में क्या है कि क्योंकि वो बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये हमारा जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है कि इस पे जो फोर्स होगा, नेट फोर्स वो भी जीरो होगा, और जो नेट टॉर्क है देखिए वो भी आपका जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ तो भी आप बना सकते हैं कि ऊपर लगने वाली फोर्स क्या है, देखिए F1 प्लस F2 है, ये आपके बराबर होने चाहिए, जो नीचे फोर्स लग रहा है डब्ल्यू के बराबर, तो ये भी आपका एकदम राइट है। दूसरा क्या है, देखिए टॉर्क, टॉर्क भी क्या होना चाहिए एकदम, यहाँ पे इसका जो इक्विलिब्रियम है, तो टोटल जो नेट टॉर्क है वो भी आपका जीरो होना चाहिए। अब ये नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क बराबर देखिए क्या होता है, जो आप जानते हैं टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू में क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे मानेंगे, इसके लिए आप ये मान लीजिए कि हमारा जो पॉइंट ए है ना, इसको मान लीजिए कि हमारे अगर रॉड है पूरी इस तरीके से घूमेगी या फिर इस तरीके से घूमेगी, तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन में ए को मान लेता हूँ। अगर ए को आप मानेंगे तो यहाँ पे वही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर ए हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो देखिए हमारा जो ए पे फोर्स है वो तो F1 है, और हमारा डिस्टेंस इसी के ऊपर लाई करेगा, तो हमारा कहीं ना कहीं जो टाउ होगा ना, ये टाउ 1 मान लेते हैं, ये जीरो हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हमारा जो अगला जो टॉर्क लगेगा, टाउ 2 मान लेते हैं, ये देखिए किसकी वजह से लगेगा, ये डब्ल्यू की वजह से लगेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो ये डब्ल्यू की वजह से देखिए लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स तुम्हारा देखिए डब्ल्यू हो गया। अब यहाँ पे बात आ रही है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, तो ये देखिए फोर्स ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये देखिए कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि हमारी पूरी जो रॉड है ना, इसकी मान लेते हैं अगर लेंथ हम एल मान लें, अभी सपोज एल मान लेते हैं, तो पता है कि हमारा जो डब्ल्यू है सेंटर मास अप्लाई करेगा, तो ये आपका क्या होगा, L/2 हो जाएगा, इतना आधा हाफ।
और ये क्या हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि डब्लू और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एल बाई टू और कॉस थीटा। ये आपका टाउ टू आएगा। और इसका देखिए डायरेक्शन क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो देखिए नीचे की तरफ होगा, ऐसे मान लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा डब्लू कहाँ नीचे की तरफ लग रहा है। अब आइए देखिए तीसरा यहाँ पे टॉर्क देख लेते हैं कि टाउ थ्री देखिए कितना होगा। तो टाउ थ्री का मतलब कि हमारा फोर्स देखिए क्या है एफ टू, जो कि शोल्डर पे फील हो रहा है। तो आपका जो फोर्स होगा वो तो हो जाएगा एफ टू। अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये देखिए ये इसको मिला दीजिए ग्राउंड से, तो ये देखिए क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी। जो ये क्या होगा, पूरी लेंथ हमारी रॉड की एल है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे एल कॉस थीटा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एल कॉस थीटा। अब इसी को आप देखिए बराबर करिए कि सारे जो टॉर्क है ना इनको ऐड कर दीजिए। हाँ, और ये भी ध्यान दीजिए इसका जो डायरेक्शन है देखिए ऊपर है, ठीक है, क्योंकि हमारा एफ टू ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये मान लेते हैं कि ऊपर वाले को प्लस कर ले लो और नीचे वाले को माइनस कर ले लो। तो यहाँ पे पहले तो लिखो कि जो हमारा टाउ वन है प्लस टाउ टू है प्लस टाउ थ्री है, ठीक है, इनका अगर मैं बात करूँ वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, इनको हम ऐड करके जीरो के बराबर करेंगे। तो ये पहले तो ऑलरेडी जीरो देखिए। अब जो टाउ टू है देखिए वो क्या है, वो नीचे लग रहा है, इसको देखिए निगेटिव आप ले लीजिए। कितना है देखिए डब्लू एल बाई टू और कॉस थीटा। टाउ थ्री देखिए इसकी वैल्यू क्या है एफ बाई टू, या सॉरी एफ टू और एल कॉस थीटा, है ना। और इसको तुम क्या आएगा, ये आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका एल से ये एल पूरा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से देखिए कॉस थीटा हमारा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा माइनस का डब्ल्यू बाई टू और यहाँ पे आपका एफ टू बचेगा बराबर में जीरो। तो यानी कि हम एफ टू अगर निकालेंगे तो एफ टू की देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी डब्ल्यू बाई टू। यानी कि जो एफ टू है, यानी कि जो शोल्डर पे हमको फोर्स महसूस होगा, फील होगा, वो कितना आएगा देखिए, वो टोटल वेट का आधा महसूस होगा, यानी कि हाफ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे थर्ड सही राइट हो जाएगा। ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ये थर्ड क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा इक्विलिब्रियम में टोटल टॉर्क भी जीरो होगा, टोटल फोर्स भी जीरो होगा। तो हमको फिलहाल यहाँ पे टॉर्क से मतलब है, तो यहाँ पे हम टॉर्क निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट। अब देखिए लेटेंट हीट आप जानते हैं क्या होता है, जो भी हमारा स्टेट या स्टेट बदलने के लिए हमको जो हीट देनी होती है वो हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट के बराबर होती है। अगर हमारा क्या हो मास वन मतलब ग्राम हो या किलोग्राम हो, इस टाइप से। तो ये आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि बराबर एम एल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एल क्या होता है, एल हमारा होता है लेटेंट हीट, और एक क्यू क्या है देखिए आपकी हीट होती है। अब हीट हो चाहे एनर्जी हो चाहे वर्क, ये सब क्या है, ये आपस में एक दूसरे के ही एक रूप है ना। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हमारा हीट, हीट का देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं एनर्जी के बराबर होता है, यानी कि एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू होता है। इधर देखिए मास, मास का देखिए डायमेंशन क्या होता है, वो एम होता है, तो यहाँ पे एम लिख दीजिए। और हमने एल यहाँ पे निकालना है। देखिए एल ये सिंबल नहीं है, यानी कि आपका लेटेंट हीट है, यहाँ पे डायमेंशन एल, तो यहाँ पे देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली देखिए बचेगा क्या, एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस का टू। तो ये आपका क्या होगा, ये लेटेंट हीट का डायमेंशन निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे एम क्योंकि मिसिंग है, गायब है, तो यहाँ पे जानते हैं जो चीज़ हमारे पास गायब होती है इसको हम एम की पावर जीरो, यानी कि हम उसकी पावर जीरो मान लेते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा एम जीरो एल टू और टी माइनस टू यहाँ पे नजर आएगा। तो हमारा ये है कि ऑप्शन नंबर ये फोर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर है ये आपका ये राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी जो क्वेश्चन है एकदम क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं, और बहुत इजीली आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा चैप्टर उस पे यहाँ पे दिया है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। यहाँ पे सर्किट देखिए डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमको कह रहा है कि भाई बताओ कि ए और बी के बीच में कितना यहाँ पे रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखिए अभी ये सर्किट थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है कि इसको मतलब कैसे सॉल्व करें, क्या है देखिए बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पे कभी भी ऐसा कोई सर्किट आए तो सबसे पहले शुरुआत आप वहां से करो जहाँ पे एकदम श्योरिटी आपको हो कि हाँ ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में। जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुझे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो देखिए ये रेजिस्टेंस आपस में क्या है सीरीज है, क्योंकि आप इसी लाइन को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। ये आपके दोनों क्या है सीरीज में। अगर देखिए सीरीज में तो 4 और 11 मिलके क्या हो जाएंगे, देखिए 15 हो जाएंगे। मतलब हम एक नया डायग्राम बनाएंगे और इस ब्रांच में मैं क्या लगाऊंगा 15 लगाऊंगा। इसी तरीके से देखिए ये वाला रेजिस्टेंस 7 और 8 भी क्या देखिए एक ही लाइन में कनेक्ट है, इनको हम सीरीज मानेंगे। अगर सीरीज है तो इनका भी आंसर देखिए क्या आएगा, तो ये हमारे 15 आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा देखिए अगला क्या है 10 और ये जो हमारे 5 है देखिए ये भी एक लाइन में यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी जो हमारा रिजल्ट होगा वो कितना आ जाएगा, देखिए वो हमारा 15 आ जाएगा। और इसके बाद बाकी जो बचेंगे तो उसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब आइए इसको देखिए नया सर्किट कैसे बनाएंगे। अगर हम उसी को जस्ट कॉपी करें तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा 8 ओम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे इसको बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस अकेला बना देता हूँ, जो कि 15 ओम का कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ से ये आपका सर्किट गया है, और उसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ पे आपका 6 ओम है। उसके बाद यहाँ से लाइन कंप्लीट नीचे लेके आनी है,
और इधर देखिए हम लोगों ने निकाल लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक दिखा दिया रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों हमने ऐड करके यहाँ पे 15 निकाल लिया है, ये 15 अपना आ गया। और उसी तरीके से देखिए नीचे इधर भी क्या होगा, सिर्फ एक बार दिखाइए और यहाँ पे देखिए क्या है, ये 15 आ गया है ना। और यहाँ पे आप जानते हैं पॉइंट ए है ये, और ये पॉइंट बी आ गया। तो कुल मिला देखिए इससे हमने इसको देखो रिप्लेस कर लिया है ना। जब इसको आप रिप्लेस कर लेंगे तो देखिए सारे रेजिस्टेंस आई थिंक आपको क्लियर होगा कि बाकी जो जो हमारे बच्चे हैं वो पहले की तरह यहाँ पे मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दिया, और जो सॉल्व किया यहाँ पे 15 15 15 आ गया। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए सॉल्व करने का एक बहुत तरीके हैं, आसान तरीका ये मान लीजिए कि देखिए अभी यहाँ पे देखिए ए और बी आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे नाम दिया है। उसके अलावा मैं एक नाम और यहाँ पे मान लेता हूँ, जैसे इस जंक्शन पे देखिए, इस जंक्शन पे मैंने इसका नाम सी मान लिया सपोज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मानो या ना मानो। मैंने यहाँ पे सी मान लिया। अगर यहाँ पे देखिए मैंने सी माना तो आप जानते हैं कि यहाँ पे भी ऑलरेडी क्या होगा, सी नाम आ जाएगा, या सी पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी जो पोटेंशियल सी पे वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्योंकि पूरी कंप्लीट लाइन है, प्लेन लाइन है, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो यहाँ पे सी आ गया। अब देखिए अगर सपोज मैं यहाँ पे डी मान लेता हूँ, इस जंक्शन पे इसका मैंने नाम डी मान लिया, तो आप जानते हैं इसी तरीके से ये देखिए यहाँ से आगे यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आपका डी नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे सारे जंक्शन मैंने कवर किए। अब आपको जो जो पॉइंट्स है एक बार देख लेते हैं। हमको क्वेश्चन तो ए और बी पॉइंट दिया गया है, पहला और लास्ट, तो यहाँ पे ए बी तो रखेंगे रखेंगे, लेकिन मैंने बीच में सी और डी माना है, तो यहाँ पे बीच में एक सी मान लीजिए, यहाँ पे एक डी मान लीजिए। अब देखिए जो रेजिस्टेंस आपके हैं वो किसके किसके बीच में कनेक्ट है। जैसे मैं बात करूँ, हमारा जो ये रेजिस्टेंस देखिए ए और सी के बीच में कनेक्टेड है 6 ओम का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ए और सी के बीच में क्या लगा देंगे, 6 ओम। फिर आगे देखेंगे हमको, ये देखिए 15 ओम किसके बीच में, देखिए सी और डी के बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ पे सी और डी के बीच में क्या लगा देंगे, देखिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद आगे देखिए क्या है, आगे भी देखिए ये हमारा जो रेजिस्टेंस है भी देखिए ये सी और देखिए डी के बीच में ही लगा हुआ है, तो अगेन हमको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस और सी और डी के बीच में यहाँ लगा देना, देखिए 15 ओम का। चलिए उसके बाद हम यहाँ देखेंगे ये जो हमारा 15 ओम का देखिए ये भी क्या है, सी और देखिए डी के बीच में ही कनेक्ट है, मतलब हमारा एक और रेजिस्टेंस है जो कि क्या है, हमारा सी और डी के बीच में यहाँ पे लगा हुआ है 15 ओम। अब इसके लास्ट में देखिए क्या है, हमारे ये सिर्फ 8 ओम बच रहा है, जो कि बी और देखिए यहाँ पे क्या, बी और डी के बीच में यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपका अगला जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो हमारा बी और डी के बीच में यहाँ पे हमको लगा देना है, बी और डी, यानी कि कितना है, ये आपका 8 ओम है। तो कुल मिला के देखिए ये तीनों क्या है कि हमारे पैरेलल में, और अब पैरेलल में तो 15 का हमारा आंसर क्या आएगा, वो आएगा 15/3 यानी कि 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, बस तीन रेजिस्टेंस बचेंगे, पहला, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ये हमारा ऑलरेडी क्या है 6 ओम का है, ये हमारा क्या है देखिए 5 ओम हमारा ओम आ जाएगा, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 8 ओम आ जाएगा। तो अगर तीनों को मैं देखूँ तो ये हमारे क्या है देखिए, तीनों हमारे सीरीज में इसमें दिखाई दे रहे हैं। अगर सीरीज में दिखाई दे रहे हैं तो आप जानते हैं कि 6 प्लस 5 कितना हुआ, 11, 11 प्लस 8 कितना हुआ, तो 19, यानी हमारा टोटल जो आंसर आएगा वो आने वाला है 19 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो 90 ओम आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो हमारे क्या हो जाएगा, वो हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब आइए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्नियर कैलिपर्स पे बेस्ड यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें ये कहा जा रहा है कि वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू एम, यानी कि जहाँ पे 1 MSD होगा, ठीक है, हाँ मेन स्केल का यानी 1 MSD यहाँ पे होगा, उसकी जगह हमको एम लिख देना है फिलहाल अभी। उसके आगे कह रहा है कि इफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो कह रहा था लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, पहले तो ये आप समझ लीजिए कि कभी भी वर्नियर कैलिपर्स का जब लीस्ट काउंट हम निकालते हैं एलसी, ठीक है, लीस्ट काउंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आपको एक एमएसडी में से, देखो 1 MSD में से क्या करना होता है, एक वीएसडी को माइनस कर देते हैं। ये आप हमेशा याद कर लीजिए, ये आपके जे एडवांस तक में आपके काम आएगा कि जब भी हम लीस्ट काउंट निकालते हैं वर्नियर कैलिपर्स का, तो हम क्या लिखते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD। अब इसके अलावा देखिए हमको अलग से जो डेटा दिया गया उसको आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल है ना, यानी कि जो आप कह सकते हैं nth डिवीजन, यानी n जो पार्ट होंगे किसके, MSD के, वो देखिए क्या कह रहा है, बराबर या कोइंसाइड, मतलब कि एक दूसरे के बराबर है। वो कह रहा है क्या है, n+1 डिवीजन ऑफ VSD यानी वर्नियर स्केल, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि n+1 यहाँ पे लिखेंगे और आगे लिखेंगे VSD, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को काम ही करना है, VSD निकालना है, एक VSD की वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं 1 VSD को निकालूं वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब इसको इसके नीचे लाना पड़ेगा डिवीजन में, यानी यहाँ पे आएगा n/n+1, इस तरीके से आपको लाना पड़ेगा, और यहाँ पे इनटू में क्या MSD आया। तो हमने देखिए 1 VSD की वैल्यू को निकाल लिया। अब आपको जो करना यहाँ ये है कि पहले तो यहाँ पे लिखना है 1 MSD। अब मान लीजिए 1 VSD को आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे n/n+1 और MSD, ठीक है। अब आप जानते हैं MSD दोनों में से कॉमन है, तो MSD को आप बाहर निकाल लो, कॉमन कर लो, तो देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा 1 - n/n+1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके देखिए हमारा MSD तो बाहर है,
तो अगर मैं बात करूँ इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम हमारा n+1 आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, देखिए n प्लस वो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का n आ जाएगा। अब यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया और यहाँ पे फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे MSD और इनटू में क्या देखिए 1/n और +1 है। अब देखिए MSD को ही कहा जा रहा है कि 1 मेन स्केल, यानी कि MSD को हम m के बराबर लिख सकते हैं, m यूनिट। तो यानी कि जहाँ पे MSD आया है वहाँ पे आप क्या लिख दो, स्मॉल m लिख दो, तो स्मॉल m यहाँ हो जाएगा और अपॉन में क्या आएगा, देखिए n+1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लीस्ट काउंट बन के सामने आ जाएगा। तो आपका जो लीस्ट काउंट आएगा वो कितना आएगा, देखिए m/n+1। तो m/n+1 देखिए किस में आ रहा है, वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए आ रहा है, ये देखिए है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखें 36। अब इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कह रहा है कि प्लेन ईएम वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, मतलब आपकी जो वेव है ना वो इधर मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट कर रही है, आपकी प्लस एक्स डायरेक्शन है और इसके अपोजिट में इधर जानते हैं माइनस एक्स आपकी डायरेक्शन होगी। फिर कह इट हैज ए वेवलेंथ कितना है 4 mm। तो जो डेटा हमको दिया है आइए इसको लिख लेते हैं। तो लैम्डा हमको दिया है कितना 4 mm दिया हुआ है। तो आप इसको एक काम करिए कि आप बदल लीजिए 4 × 10⁻³ मीटर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। फिर कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखिए ऊपर है, देखिए वाई डायरेक्शन दिया है, या यहाँ पे ई लिख लो। और कह रहा है विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखिए कितना दिया है आपको, कह रहा है 60 वोल्ट पर मीटर आपको दिया हुआ है, यानी कि आपको जो ई नॉट है ना वो आपको कितना दिया है, वो आपको दिया है 60 और वोल्ट पर मीटर दिया है। तो इतना होने से देखिए आपको फायदा क्या है, चलिए भाई इतना देखिए। तो आगे कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको देखिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन यहाँ पे निकाल के फाइंड करना है। अब देखिए इक्वेशन अगर बोल रहे हो तो आप जानते हैं, मैं इक्वेशन पहले लिख देता हूँ। इक्वेशन आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो या मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होती है B=B0, उसके बाद साइन, ठीक है, kx - ओमेगा टी। या कई बार आप ऐसे लिखते हैं कि B=B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमारी इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट देखिए पड़ेगी। अब आप जानते हैं ओमेगा का मतलब होता है 2πf होता है, के का मतलब क्या होता है 2π/λ होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो आप एक काम करें, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि हम यहाँ लिखेंगे B0, यहाँ पे लिखेंगे साइन, और के का मतलब क्या है देखिए 2π/λ है, यहाँ पे x आ गया, और यहाँ पे ओमेगा का मतलब क्या है देखिए 2πf और इंटू में टी आ गया फ्रीक्वेंसी। और जानते हैं फ्रीक्वेंसी भाई देखिए हमारा ईएम वेव है, यानी कि हमारी लाइट की स्पीड चलेगा। तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, c/λ के बराबर होता है। तो चाहे अगर आप तो यहाँ पे f को हटा के देखिए c/λ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप c/λ तो भी आपका चलेगा। और हमें सिर्फ देखिए वैल्यू को पुटअप करना है। तो वैल्यू देखिए कैसे कैसे आएगा, सबसे पहले आपको बी नॉट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये बी नॉट कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी पता होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू को, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड की डिवाइड, तो हमारा सी के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से हम बी नॉट की वैल्यू को निकालें तो बी नॉट बराबर क्या आएगा, देखिए ई नॉट और अपॉन में सी आ जाएगा। अब देखिए ई नॉट की वैल्यू आपको दिया 60 और सी आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ होता है। तो यहाँ पे अगर 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ऊपर देखिए क्या आना चाहिए, तो 20 और 10⁸ आना चाहिए, सॉरी हाँ माइनस का 8 आना चाहिए। और यहाँ पे 20 से अगर मैं 0 को हटा दूँ तो यहाँ पे बी नॉट की देखिए वैल्यू क्या आ गई, तो बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻⁷ मतलब ये बी नॉट की देखिए अपनी को वैल्यू मिल गया। अभी इसी से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे दो देखिए दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जैसे कि पहला इसमें 60 दिया है तो ये हमारा कहीं ना कहीं गलत हो गया, और हमारे यहाँ पे 60 दिया है तो ये भी हमारा देखिए कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो एक तो में बी नॉट की वैल्यू मिल गई, तो हमारा थर्ड या फोर्थ ऑप्शन राइट हो। अब इसके बाद फिर आगे थोड़ा सॉल्व करना है कि हमको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को रखना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि अब हमारा जो बी है वो आपका आ गया कि 2 × 10⁻⁻7 आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साइन यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे 2π/λ। तो आप जानते हैं लैम्डा कितना है, तो 4 × 10⁻³ है। और यहाँ पे x यहाँ लगाएंगे, और ओमेगा टी का मतलब क्या है देखिए 2π, एफ था, एफ का मतलब c/λ। तो आप जानते हैं c का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे 3 × 10⁸ है। और आप जानते हैं लैम्डा अगेन कितना 4 × 10⁻³ और यहाँ पे आपका टी आ जाएगा। अब इसी को देखिए सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 2 से अगर 4 को कट करेंगे देखिए हमारा 2 आएगा। अगेन यहाँ पे उसी तरीके से देखेंगे, 2 से हम 4 को कट करेंगे देखिए 2 आ जाएगा। तो आगे हमारा क्या होगा कि b = बनेगा यहाँ पे कि 2 × 10⁻⁷ आएगा, और फिर आपको मिलेगा साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या है π/2 यहाँ पे बचेगा देखिए। उसी तरीके से देखिए पाई और बाई यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे मैं π/2 को देखिए बाहर निकाल लेता हूँ ऐसे π/2। तो ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे आपको बचेगा हाँ x, यानी कि ऐसा आ जाएगा कि x और 10⁻+3।
अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा लीजिए और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 और -3 प्लस ऊपर जाए तो प्लस का 3 जाएगा, 10^11 टी समथिंग यहाँ पे ये ऐसा आएगा। तो अब आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा इस तरीके का आंसर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा मैच करेगा। तो पहली बात तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फोर्थ मैच करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ एक्स आया है, जबकि आप जानते हैं कि एक्स के साथ साथ क्या आना चाहिए हमारा यहाँ पे। देखिए ये जो पूरा टर्म है ना, अगर आप इसको अंदर वापस लेके जाओगे तो क्या आएगा, पाई/2 आपने सॉरी पाई/2 को बाहर ही रहने दीजिए, 10 अगर देखिए 3 मैं अंदर लेके जाता हूँ तो एक्स और 10^3 आपको यहाँ पे हो जाएगा। या तो एक काम ही करिए, अगर इसको एकदम मैच कराना तो यहाँ पे 10^3 को देखिए बाहर निकाल लीजिए आप, है ना, इसी में से आप, तो आपका एकदम एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁻⁻, फिर यहाँ पे देखेंगे साइन पाई/2 और यहाँ पे 10⁻3 को भी आप कॉमन कर लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए एक्स माइनस का 3 और 10⁻8 टी। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनेगी। अब इसके अलावा ये भी ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड की देखिए इक्वेशन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, देखिए हमारी वेव प्रोपेगेट करी एक्स में, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे, वाई में, तो पक्का ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, प्लस जेड, यानी कि बाहर की तरफ। तो इसके लिए आप यहाँ पे चाहो तो की कैप लगा दो और यहाँ पे पक्का जेड की डायरेक्शन की तरफ शो करेगा। तो अब आपका ये कहीं ना कहीं कंप्लीट इक्वेशन बनेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही आपको यहाँ पे करना था। तो आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। उसका आप जानते हैं यूनिट क्या होगा, टेस्ला होता है, इसलिए यहाँ पे टी बना हुआ है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है गैल्वेनोमीटर का। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम। दैट मीन्स हमको यहाँ पे जी की वैल्यू दिया है कितना, 200 ओम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 200 ओम यहाँ पे दिया है। फिर कह रहा है कि विद ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना, देखिए 20 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमारा कौन दे रहा है, गैल्वेनोमीटर, यानी कि इसको आईजी मानेंगे। आईजी हमारा कितना दिया है, तो दिया है 20 माइक्रो एम्पियर हमको दे दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड, है ना, यानी कि आप जानते हैं टू यूज इट एज ए एमीटर, यानी एमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को शंट यानी कि पैरेलल में ऐड करते हैं। दैट मीन आपको एस पूछा गया शंट की वैल्यू, नहीं ऐसा बना लीजिए कि आपको जी हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं बहुत स्मॉल वैल्यू का, क्योंकि हम एस मान के यहाँ पे चल रहे हैं। इसकी वैल्यू बहुत कम आती है, यानी कि 1 से भी कम आती है लगभग। और आपसे कह रहा है कि यूज इट एज एमीटर ऑफ रेंज क्या 0 टू 20 मिली एम्पियर, यानी कि अब ये पूरा मिलकर क्या बन गया, हमारा एमीटर बन के सामने आ गया। तो ये जो एमीटर बन के आ गया, तो ये कह रहा है कि इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 0 से 20 मिली एम्पियर। तो ऐसा मान लीजिए कि अप टू ये 20 मिली एम्पियर तक ये काम करना चाहिए, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं आई दिया हुआ है करंट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमसे शंट पूछा गया तो आपको पता है कि यहाँ पे जो करंट जाती है वो आई जी आती है और जो इसका बचेगा पार्ट वो नीचे जाएगा, यानी कि आई माइनस आई जी आपका कहाँ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा ऐसे। तो हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये जी और हमारे एस के हैं पैरेलल में है, तो यहाँ पे पोटेंशियल तो आप जानते हैं पैरेलल में बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा जी पे पोटेंशियल है वही हमारे शंट पे पोटेंशियल होना चाहिए। और आप जानते हैं पोटेंशियल बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस टू करंट। तो गैल्वेनोमीटर से हमारी करंट क्या है, आई जी है, आई जी इंटू यहाँ पे जी लिखेंगे और जो वी एस है वो आप क्या लिखेंगे, देखिए आई माइनस आई जी और इंटू में एस लिखेंगे। तो अपने को एस निकालना है, तो ऐसे यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई जी इंटू में जी और यहाँ पे क्या होगा, आई माइनस आई जी। तो ये हमारा क्या होगा, एस आ जाएगा। अब आप खाली वैल्यू को पुट कर दो। तो आई जी की देखिए वैल्यू क्या है, तो 20 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 10 टू द पावर माइनस का 6 यहाँ पे लिखेंगे और जी हमारा कितना लिखिए 200 है, यहाँ पे लिखेंगे 200। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे आपका है आई का मतलब कितना 20 मिली एम्पियर और ये क्या है, देखिए आपका आई जी कितना है, वो 20 माइक्रो। तो आप देखेंगे इसका कंपेयर अगर करेंगे तो देखिए हमारा आई जी ना बहुत छोटा है। तो इसके हिसाब से हम अगर हम मान के आई आई जी हमारा काफी छोटा है, तो इसको अगर हम आई के बराबर मान लें तो आई कितना लिखिए अपना, यहाँ पे 20 मिली एम्पियर है, 20 इंटू 10 पावर माइनस का 3 आप लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा एस के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 20 से 20 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, देखिए 200 और ये -3 ऊपर जाए तो प्लस का 3 बचेगा, यानी कि ये हमारा बचेगा पावर में 10 पावर माइनस 6। ये हमारा एस के बराबर हो गया, सॉरी ये 3 बचेगा, है ना, ये 3 आपका बचेगा क्योंकि आपका -6 में से +3 कम हो गया। अब इसका देखिए मतलब क्या है, इसका आप जानते हैं कि 200 इंटू 10 पावर माइनस 3 का मतलब ये है कि एस इक्वल टू क्या आएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.20 ओम, ठीक है। ये देखिए तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए सेकंड, ये हमारा सेकंड क्या होगा, ये हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 38 है। ये क्या कह रहा है, इसमें हमको कहीं ना कहीं ये ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया गया है। इसका हम पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉट टेक्स ए बॉल ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ टू स्पेस, ठीक है। मतलब एक एस्ट्रोनॉट है जो कि क्या कर रहा है, मान लेते हैं हमारी अर्थ है, तो अर्थ पे हमारी मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉल होगी,
ये क्या कर रहा है, एम मास की कोई बॉल है, यहाँ से इसको स्पेस पे लेके जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे स्पेस पे लेके आ गया, यहाँ पे बॉल ले आया, इतना करने के बाद कह रहा है ही थ्रो द बॉल इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट, यहाँ से इसने क्या किया, थ्रो किया, जो कि बॉल क्या हो रही है, पूरे सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है। ये देखिए, अगर यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है तो फिर कह रहा है अबाउट अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 318.5 किलोमीटर, मतलब ये जो एल्टीट्यूड है ना, ये वाला एच, ये आपको दिया कितना, 318.5 किलोमीटर। और आप जानते हैं अर्थ का सेंटर है, तो यहाँ सेंटर से हम इसकी रेडियस आर मानते हैं, ये आपका आर के बराबर हो गया। फिर बोल रहा है कि भाई आगे फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द ऑर्बिट, फिर कह रहा था चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल आपको दिया है, तो कह रहा है एक्स के की वैल्यू क्या होगी, यानी आपसे चेंज पूछ रहा है, तो आपको काम ये करना है कि इसको कैसे निकालेंगे, आप ये निकाल लो कि यहाँ पे हमारा जो भी ऑर्बिट है, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, उसके बाद देखा जाए हमारा सरफेस से मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, इन दोनों को निकाल लीजिए अलग अलग, उसके दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कैसे यहाँ पे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, हम U1 निकालते हैं अर्थ पे टोटल। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर क्या बनते हैं, हमारे कहीं ना कहीं बनते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो क्योंकि हमारी सरफेस पे काइनेटिक तो जीरो, कोई स्पीड नहीं है, केवल पोटेंशियल है, पोटेंशियल देख कैसे लिखेंगे, तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास, स्मॉल एम क्या है, बॉल का मास, और आर क्या है, अर्थ की रेडियस। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें कि U2 कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं U2 यानी कि ऑर्बिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो स्पीड मैंने दिया है, वेलोसिटी दिया है, कौन सी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसके बाद काइनेटिक भी होगी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी होगी। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ और एम वी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। और पोटेंशियल आप जानते हैं माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, ये देखिए आर प्लस एच। तो ये आपकी हो जाएगी टोटल एनर्जी। अब इसको आप ध्यान दो कि यहाँ पे हमको वी तो दिया नहीं है, तो वी देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी आर, ग्रेविटी इनटू रेडियस। यानी कि अगर हम वी स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे जी आर आ जाएगा, और आप जानते हैं स्मॉल जो कैपिटल जी में क्या देखिए रिलेशन होता है, तो कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू में आर, जो भी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख लेंगे कि इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली बस ध्यान ये देना कि यहाँ पर आर क्या है, देखिए हमारा ये आर स्मॉल एक्चुअली आर होता है, यानी कि वो सेंटर से डिस्टेंस, तो यहाँ पे अगर कैपिटल आर की फॉर्म लिखें तो यहाँ पे आर प्लस एच कर लीजिए ऐसे, तो यहाँ पे आपका आर प्लस एच आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर ये मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक इससे ये कैंसिल होगा, स्क्वायर स्क्वायर, तो कुल मिला के हमारा देखिए जो वी स्क्वायर हमारा है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं कि कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच, ये देखिए लिखा जा सकता है। तो अगर आप ये लिख सकते हैं तो आप देखिए इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका हाफ, उसके बाद स्मॉल एम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए कैपिटल जी एम, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे आपका आ जाएगा आर प्लस एच, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। इसको अगर हम अगली साइड में देखिए और सॉल्व अगर कर लें, तो यहाँ पे हमारा देखिए U2 कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो U2 आ रहा है, यहाँ से क्या मिला अपने को, यहाँ पे जी एम एम अपॉन टू आर प्लस एच, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आ रहा है जी एम एम अपॉन टू आर प्लस एच, जबकि यहाँ पे माइनस अगर हम करेंगे तो माइनस में क्या आ रहा है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। तो यहाँ पे आ रहा है कि जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, तो इसका आप एल्सियम जानते हैं कि टू आर प्लस एच आएगा, तो यहाँ पे इसका एल्सियम आ जाएगा टू आर प्लस एच। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपको आएगा जी एम एम माइनस का टू जी एम एम के, हमारा फाइनली आएगा माइनस का जी एम एम, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारी नेचर, अब आपको चेंज निकालना है तो आप डेल्टा यानी कि मैकेनिकल में चेंज कितना आएगा, तो U2 माइनस का U1 आप यहाँ पे कर लीजिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए माइनस का जी एम एम अपॉन में टू आर प्लस एच, देखिए एच क्या है, एक्चुअली में एल्टीट्यूड है, और आपको शायद एल्टीट्यूड देखिए दिया कितना है, तो आपको एल्टीट्यूड यहाँ पे दिया है, ये देखिए 318.5 किलोमीटर, और आपको अर्थ की देखिए रेडियस भी दिया है 6370। तो अगर आप देखेंगे इसको अगर हम आर के फॉर्म में देखिए कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आर बाई 20 देखिए आएगा, इसको आप करके खुद देख लीजिए कि हमारे आर बाई 20 आएगा, यानी कि 6370 में से इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 20 टाइम पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप चाहें तो एच की जगह हम आर अपॉन 20 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो हम लोग को निकालना है एच, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर प्लस सॉरी आप आर अपॉन 20 भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से माइनस करेंगे, और देखिए U1 अपना क्या है, तो U1 आपके सामने लिखा हुआ है कि U1 आपका माइनस है जी एम एम अपॉन आर।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि माइनस का देखिए यहाँ पे माइनस का जी एम एम अपॉन में आर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि माइनस का जी एम एम अपॉन में देखिए क्या होगा, ये अंदर देखिए एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे 2 रहने दीजिए, अंदर क्या होगा देखिए एलसीएम 20 हो जाएगा, और 20 प्लस 21 यहाँ पे आ जाएगा 21 आर। अब ये माइनस वाले देखिए प्लस हो जाएगा, तो जी एम एम अपॉन में आर आ जाएगा। तो फाइनली इसके आगे में देखिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 20 आपका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 20 और जी एम एम अपॉन में कितना आएगा देखिए 20 जी एम एम अपॉन में 42 42 आर आ जाएगा। इधर क्या है देखिए प्लस में जी एम एम अपॉन में आर आ जाएगा। तो इसका फाइनली आप ये कर लीजिए एलसीएम क्या ले लेंगे 42 आर। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए माइनस का अपने को हाँ ये आपका आएगा माइनस का 20 जी एम एम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा देखिए आपका ये 42 जी एम एम आ जाएगा, 42 जी एम एम। फिर आप देखेंगे यहाँ पे -24 यानी कि यहाँ पे क्या आएगा देखिए आपका आएगा 22, ऊपर क्या आएगा देखिए 22 जी एम एम आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा देखिए 42 आर आ जाएगा। अगर मैं 2 से कट कर दूँ तो 11 टाइम जाएगा, और ये आपका देखिए 21 टाइम चला जाएगा। तो कुल मिला के इसके बाद यहाँ आ जाइए, तो हमारा जो कहीं ना कहीं चेंज मैकेनिकल एनर्जी आ रहा है डेल्टा यू, वो कितना आ रहा है देखिए ऊपर आएगा 11 जी एम एम, और अपॉन में देखिए क्या आ रहा है ये 21 आर आ रहा है। इतना ही आपका कहीं ना कहीं आंसर आ गया। अब इसको खाली आप कंपेयर कर लो कि हमारा जो दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है जी एम एम अपॉन में 21 आर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक्स दिया है। तो पक्का है अगर आप अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करेंगे तो आप देखिए एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, देखिए एक्स की वैल्यू हमारी 11 आ रही थी, देखिए 11, ठीक है, और नीचे हमारा 21 यानी कि हमारा एक्स की वैल्यू क्या है कि 11 आ जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड क्या हो जाएगा हमारे मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको खाली यहाँ पे अर्थ की सरफेस में मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेंगे, उसके बाद हम ऑर्बिट में निकाल लेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को ऐड करके, और दोनों को यहाँ पे हम क्या करेंगे आपस में सेपरेट कर देंगे, तो हमारा इजिली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ इतनी बात समझ में आ गई होगी क्या यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या है 39। अब 39 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है कि व्हेन करंट वेरी विद टाइम, तो कह रहा है न्यूटन थर्ड लॉ इज वैलिड है ना, ओनली इफ मोमेंटम कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इनटू अकाउंट। सबको पता है कि अगर हम करंट को वेरी करते हैं तो करंट को वेरी करने से क्या होता है हमारा कहीं ना कहीं फ्लक्स हमारा चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है हमारी इंड्यूस्ड करंट आती है जो कि हमारी मेन करंट क्या होती है अपोज करती है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो उसके बदले हमको रिएक्शन भी मिल रही है, ये भी कह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे न्यूटन की थर्ड लॉ पे बेस्ड है। तो ये तो हमारा कहीं ना कहीं स्टेटमेंट क्या है राइट है, जबकि यहाँ पे सीधे कह रहा है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन बायो सेवर्ट लॉ। ये हमारा देखिए गलत है। कैसे गलत है आप जानते हैं कि बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी हमारी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होती है डीबी, वो कैसे निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद आई डीएल साइन थीटा, और अपॉन में क्या आर स्क्वायर होता है। अब इससे देखिए बड़े बड़े हम लोग डेरिवेशन अभी यहाँ पे करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कोई इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है जिसकी हमारी हाइट लेंथ क्या है इन्फिनिटी है, इससे हमें पॉइंट पी पे कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप जानते हैं अच्छे से कि हम इसको कहीं ना कहीं बायो सेवर्ट से भी निकाल लेते हैं। तो हमारा देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 आई अपॉन आर या 2 अपॉन डी यहाँ पे हम निकालते हैं। तो ये देखिए बायो सेवर्ट का लॉ है। इसी से आप जानते हैं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो एम्पियर का सर्कुलर लॉ यह है, यानी कि अगर इसमें करंट कोई आई फ्लो कर रही है तो इससे हम अगर कुछ डिस्टेंस दूर हम निकालें तो यहाँ पे भी हम क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो कुल कह सकते हैं कि हमारा जो बायो सेवर्ट लॉ है वही क्या है, उसी का एक रूप हमारा क्या है हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ भी है। लेकिन हमारा जो एम्पियर लॉ है काफी ईजी है, सब में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कहा जाता है ये इसी का एक रूप है। तो यानी कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या है, ये तो हमारा फॉल्स है। तो इसमें कह रहा है कि फॉलो नहीं करता, जबकि आप देख रहे हैं कि हमारा फॉलो करता है। तो यानी कि ये क्या है, ये हमारा गलत है। तो ये पहला क्या है हमारा देखिए ट्रू है, तो पहला ट्रू है, और दूसरा क्या है हमारा ये फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए क्या आएगा, ये थर्ड आ जाएगा। स्टेटमेंट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड क्या है ये फॉल्स है। ठीक है, तो आपको ये आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। हाँ हमारा जो सर्कुलर लॉ है वो बायो सेवर्ट से ही ड्राइव किया गया है, वो हमारा इजी फॉर्म है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 में इसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव लेंस, तो कह रहा है इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑन द अदर साइड। देखिए रॉन्ग है। आपको सबको पता है कि हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है ये देखिए, ठीक है, इस पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी रे अगर जाती है, यानी कि इसका देखिए ये फोकल लेंथ है, ये आप मान लेते हैं सेंटर है यहाँ पे,
तो कोई भी देखिए यहाँ पे जाती रहे तो ये क्या होती है, डाइवर्ट होती है और ऊपर निकल जाती है ऐसे। ठीक है, तो यानी पक्का इधर तो बिल्कुल हमारा कहीं ना कहीं कट करेगा ही नहीं, डाइवर्ट होती है, डाइवर्जेंस लेंस होता ही है। तो कुल मिला के हमारा स्टेटमेंट ये तो गलत हुआ कि हमारा अदर साइड में तो हमारी रे बिल्कुल कट नहीं करेगी, इसको आप कैंसिल कर दो। जबकि दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा बोल रहे हैं कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये एकदम सही बात है कि आप जानते हैं कि अगर हम इसको देखें तो हमारा जो भी हमारा इमेज होता है वो हमेशा इसी की साइड में ही बनता है, छोटा सा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये कहीं ना कहीं वर्चुअल बनता है और कैसा होता है, ये इरेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये कि स्टेटमेंट इसमें भी क्या है हमारा, देखिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। यानी कि पहला हमारा स्टेटमेंट वन क्या है, ये फॉल्स है, और हमारा जो स्टेटमेंट नंबर टू है ना, वो क्या है, वो आपका राइट है। तो आप देख लीजिए, पहला फॉल्स और सेकंड ट्रू। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड भी इसमें क्या है, राइट है। इसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर वन क्या है, फॉल्स, और स्टेटमेंट नंबर देखिए टू क्या है, वो ट्रू है। जबकि इसके पहले देखिए क्वेश्चन में क्या था, पहले में हाँ इसमें उल्टा था कि स्टेटमेंट वन ट्रू था और स्टेटमेंट नंबर टू फॉल्स था। तो इसका देखिए हमको बस ये देखना है कि हाँ हमारा स्टेटमेंट नंबर वन फॉल्स किस में दिखा रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी में क्या है कि हमारा यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है ये क्या होगा, थर्ड देखिए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो में 10 क्वेश्चन यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं, क्योंकि अभी मैं अगर सारे 30 क्वेश्चन डिस्कस करने बैठ जाऊंगा तो देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई बोरिंग फील हो। बस ये है कि आप अगर अपना नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, इस बार तो हमारा रिजल्ट आ चुका है, जी मेंस का सबको पता है, एडवांस भी पेपर हो चुका है। तो इसका अभी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 11वीं क्लास में हो चाहे वो 12th क्लास में हो, जिनको क्या है चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं या फिर उनको लास्ट ईयर के पीवाई को सॉल्व करना है, उनके लिए बहुत ये हेल्पफुल करेगा। उनको आने वाले टाइम में कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आए थे, इनको सॉल्व क्या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अगर उनको चाहिए तो ये इनकी बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं, समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, कोई अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको नजर आया हो। और इसके आगे के देखिए क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बना करके देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप अगले वीडियो में उसको यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका लिंक हमारे प्ले यानी कि हमको यहाँ पे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।